वेलकम अगेन सभी को और एक वीडियो के साथ। आज फिर से हम ग्रेविटेशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो होगा मास और वेट से रिलेटेड। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने मास और वेट के बीच में डिफरेंस देखा कि मास और वेट जो है वो थोड़ा अलग सा है। ठीक है, अगर हम वेट, कभी कभी हमारे मुंह से वेट निकल जाता है, ठीक है, तो वो वेट जो है एक्चुअली हम उस वेट को कुछ और मीन कर रहे होते हैं, लेकिन हम वर्ड जो है वो वेट बताते हैं। मतलब आई वांट टू से कि हम किसी का मास बोलते हैं, ठीक है, हम किसी का मास मीन करना चाहते हैं, लेकिन मास के जगह पर हम जो वर्ड है वेट वो यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि आपका वेट जो है वो 40 kgs है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली रॉन्ग है। आपका वेट 40 kg नहीं, आपका वेट 40 न्यूटन हो सकता है। मे बी इट कैन बी 50 न्यूटन, और इससे भी ज़्यादा 100 न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका वेट कभी भी केजीस में नहीं होगा, क्योंकि वेट का यूनिट केजी नहीं है, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका मास जो है वो 40 न्यूटन है तो आपको कैसा लगेगा? तो सुन के ऑड ज़रूर लगेगा। वैसे ही वेट के साथ भी अगर हम इसको 40 kgs बोलेंगे तो इसको भी सुनने में ऑड लगेगा। अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हो, अगर आपको फिज़िक्स नहीं आता तब आप कहोगे कि हाँ भाई मेरा वेट 40 kgs है, लेकिन अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हो तो आपको ये सुन के बहुत ही ऑड लगेगा। ठीक है, तो अभी आज मैं मास और वेट के बीच में एक डिफरेंस का टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो पहला पॉइंट है कि मास मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास कहते हैं। मैटर मतलब पार्टिकल्स, ओके, मैटर इन ए बॉडी। और वेट क्या है? वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। Weight is the force of gravity acting on a body. Okay, एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है या फिर एक्ट कर रहा है उसी को हम कहते हैं वेट। सेकंड पॉइंट, मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम एवरीवेयर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो यूनिवर्स के कहीं किसी भी जगह पर सेम रहता है, लेकिन वेट जो है वो सेम नहीं रहता। मैंने रीज़न बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं रहता, इसीलिए वेट में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सो वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, मास ऑफ ए बॉडी इज़ नेवर ज़ीरो। मास ऑफ ए बॉडी इज़ नेवर जीरो। किसी भी बॉडी का, लिविंग बॉडी या फिर नॉन लिविंग बॉडी का मास कभी ज़ीरो नहीं होता। ओके, लेकिन फोटॉन जो है, फोटॉन पार्टिकल्स मतलब लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मासलेस होते हैं, इसीलिए वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर हमें किसी भी बॉडी को लाइट के स्पीड के ऑलमोस्ट इक्वल ट्रैवल करवाना है तो हमें उस बॉडी के मास को टेंड टू ज़ीरो या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी बॉडी के मास को अगर हम ज़ीरो करते हैं, ठीक है, ये करना मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए आज तक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाया है। ठीक है, सो मास ऑफ ए बॉडी इज़ नेवर ज़ीरो, लेकिन वेट ऑफ ए बॉडी कैन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ ज़ीरो। वेट ऑफ ए बॉडी, weight of a body at the center
एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, डब्ल्यू वेट इक्वल टू एम जी। मास तो कुछ भी हो सकता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 है। कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मैंने बताना भूल गया। हमेशा याद रखो कि अर्थ के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, तो ये था डिफरेंस। ओके, ये था वो डिफरेंस। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून का, वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1/6 के बराबर होता है। ओके, सो अभी क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे दिखाओ, शो दैट कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस पर, मून के सरफेस पर, वो इक्वल है अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके 1/6 टाइम्स, मतलब 1/6 इंटू जी। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर सेम होगा। ओके, द आंसर विल बी सेम। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। इसको प्रूफ करेंगे अच्छे से और आपको याद रखना है कि हमने कैसे प्रूफ किया था। सो acceleration due to gravity on the surface of moon. On the surface of moon. तो इसको मान लीजिए कि जी एम है, सफिक्स में जी एम, ठीक है। और स्मॉल जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर, और जी एम मतलब मून पर, ठीक है। ये याद रखो, ऐसे करना है। तो ये भी क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये m जो है ये मास ऑफ द अर्थ ना होकर क्या होगा, मास ऑफ द मून। और r जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ ना होकर क्या होगा, रेडियस ऑफ द मून। ओके, तो यहाँ से अभी इसको आपको लिखना है m स्मॉल m और ये r में स्मॉल m। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। m मतलब मास ऑफ द मून, ये छोटा है मतलब मास ऑफ द मून, और r इसके नीचे m मतलब रेडियस ऑफ द मून, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 अभी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैं लिख देता हूँ, mm मतलब, छोटा सा लिखना पड़ेगा, mm मतलब मास ऑफ मून जो कि है 7.4 इंटू 10⁻22 kgs, और r के नीचे छोटा सा m मतलब रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस जो कि है 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में रख देता हूँ। ओके, अच्छा, ब्रैकेट में ना रखकर इसको थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर कर देता हूँ ताकि याद रहे। ओके, बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अब हम इसको इसके जो वैल्यूज़ है पुट करेंगे, और जी का वैल्यू तो आपको पता ही है। तो अभी हम इसमें
वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कहाँ पर गया, हाँ यहाँ पर। सो जी एम में जी का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ मून कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून कितना है 1.75 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ओके, तो अभी 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बेस सेम है और ये इनटू में है, तो पावर्स हो जाएंगे प्लस। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये होगा 1.75 का जो स्क्वायर है वो है 3.0625। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो आपको इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लेगा ये। ओके, इसलिए आपको मैं सजेशन देता हूँ कि आप एग्जाम में इसको मेमोराइज करके जाओ वैल्यूज़ को। ठीक है, ताकि आपको मतलब गलती होने का कोई गुंजाइश ना हो। इंटू 10⁻12। ओके, इसके बाद ऊपर 6.67 इंटू 7.4 इंटू करने के बाद हमें मिलता है 49.358। ओके, इंटू 10⁻⁻11 प्लस 22 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.0625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो यहाँ पर ये पहले प्लस था, फिर ये माइनस हुआ। क्यों भाई? बिकॉज बेस सेम है और डिवाइड में है, इसलिए माइनस हुआ, -12। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 16.1। ओके, 16.1 मिलेगा। 16.1 इंटू 10⁻⁻1 आता है। ओके, आफ्टर दैट डूइंग कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करने के बाद देखो 12 प्लस 11 कितना होता है 23, -23 प्लस 22, तो माइनस का साइन बड़ा है तो -1। ठीक है, तो 10⁻⁻1 मतलब क्या 16.1 इंटू 1/10। ओके, तो 1/10 मतलब 60, ये भी 10 नीचे और ये भी 10, मतलब 100, 161/100, तो ये होगा 1.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको एकदम अच्छे से आपको दिखा दिया ताकि आपको पॉइंट में कोई गलती ना हो। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या हो गया, इतना निकल गया हमारा। और हमें क्या पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने प्रूफ करके रखा है। तो अभी लिखेंगे जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको हमने जी पकड़ा है, इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो जी लिखा वो मैं एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मीन कर रहा था। ओके, और यहाँ पर जो जी लिखा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को ऐसे सिम्बॉलिकली लिखा। ओके, यहाँ पर मैंने इतना बड़ा जो लाइन है इसको मैंने नहीं लिखा टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी ये हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को ऊपर लिखेंगे और मून को नीचे। अर्थ का हमें पता है 9.8 और मून का हमें निकल गया है 1.61। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 आता है हमारा आंसर। ओके, 6 आता है। सो 6 आता है, मतलब ये होता है 1/6। ओके, 1/6 आता है। तो g डिवाइडेड बाय जी एम इक्वल टू 1/6। ओके, फिर यहाँ से जी एम क्या होगा, 1 g/m होगा 1/6 टाइम्स ऑफ g।
कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पर जाएगा और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। ओके, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6g इक्वल टू जी एम, वेट, 6g इक्वल टू जी एम। क्या मैंने कुछ गलत लिखा यहाँ पर? एक्चुअली तो 6 होना चाहिए ना, ऊपर 6 होना चाहिए आई गेस। हाँ, ऊपर 6 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/6 नहीं, ओनली 6। तो यहाँ पर अभी हुआ, ठीक है। अब जाकर ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जाएगा ऊपर gm और ये 6 जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो g जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो ये ऐसे रहेगा। इसको इंटू करेंगे तो g इक्वल टू 6 क्या हो गया, 6gm, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 इसके साथ इंटू में है तो 6g/6 इक्वल टू gm। g/6 मतलब क्या, 1/6 इंटू जी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू gm। ओके, ऐसा होगा। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो चुका है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। तो ये हो गया प्रूफ्ड, ये तो हमारा हो गया प्रूफ। इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, उसमें हमें वेट भी प्रूफ करना है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ दैट ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हमें ये भी प्रूफ करो कि अगर मून में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो अर्थ के वहाँ पर जो वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का उसका 1/6 होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए कि क्या मैं समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन होगा, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं अभी के लिए एक ही तरीका आपको मैं लिख के देता हूँ। शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून, on the surface of moon equal to 1/6 into weight of the object on the surface of earth। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, हमें ये प्रूफ करो कि मून में जो किसी भी ऑब्जेक्ट, मून के सरफेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ में उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ में, अर्थ के सरफेस में, उसका 1/6 टाइम्स होता है। ओके, 1/6 टाइम के बराबर होता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा फिर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये वाला पार्ट हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी करो, ये वाला लाइन फिर सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको सभी लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स। आपने जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रूफ किया था सब कुछ सेम लिखना पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, सब कुछ सेम लिखने के बाद फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो, ठीक है, नहीं तो होगा नहीं आपका आंसर। तो मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे, यहाँ पर इसमें इतना तक लिखा, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर लिया था ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। इसके बाद से हमें ये लिखना है, इसके बाद हमें और 2 लाइन ऐड करना है, फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा जो अभी क्वेश्चन हमने लिखा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे पहले लिखो,
तो अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसका वेट कितना होगा। तो वेट का फॉर्मूला आपको क्या है, वेट डब्ल्यू ई लिखा, ई मतलब अर्थ, ठीक है। ये कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है g। ओके, सिर्फ g होगा। इसके बाद ये लिखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑफ मास m on the surface ऑफ मून। तो डब्ल्यू एम लिखा बिकॉज मून, ठीक है, छोटा सा एम लिखा। तो मास तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का एम, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा भाई, जी एम, ठीक है ना भाई, ठीक है। यहाँ पर मास एम है, यहाँ पर भी मास एम है, हमने माना उस ऑब्जेक्ट का मास एम है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट। अर्थ पर इसका वेट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए सिर्फ जी। ओके, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या हो जाता है, जी एम, ठीक है। इसमें सब जी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जी हुआ तो मून का नहीं समझाकर अर्थ का समझाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने जी एम लिखा। और डब्ल्यू ई लिखा क्योंकि इट इज अर्थ, और डब्ल्यू एम लिखा इसलिए कि मून है, ठीक है, सफिक्स में लिखा। तो अभी मुझे बताओ हमने जी एम का वैल्यू कितना प्रूफ किया है। देखो जी एम का वैल्यू इक्वल टू 1/6 ऑफ जी। तो मुझे बताओ जी एम के जगह पर अगर हम 1/6 ऑफ जी लिख दें तो हम लिख सकते हैं कैसे, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो लिखो भाई m इंटू 1/6 ऑफ जी। अच्छा, इंटू में जी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लिख दिया भाई, वेरी नाइस, लिखो, लिख दिया। फिर अभी एम जी को एक साथ लिखो, m इंटू जी डिवाइडेड बाय 6 लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। देखो m इंटू जी इन डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मैंने ठीक लिखा है कि नहीं बताओ, लिखा, वेरी नाइस। इसके बाद अभी मुझे बताओ m इंटू जी का वैल्यू किसके साथ इक्वल है। तो आप बोलोगे भाई ये देखो वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू एम जी। तो m इंटू जी का वैल्यू जो है वो डब्ल्यू ई है, मतलब वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो m इंटू जी के जगह पर अगर हम डब्ल्यू ई लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, हमें नहीं होगा भाई, बहुत ईजी है। तो डब्ल्यू ई लिख दिया डिवाइडेड बाई 6। डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटू डब्ल्यू ई। अभी डब्ल्यू ई क्या है भाई, डब्ल्यू ई है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, डब्ल्यू एम इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई। और डब्ल्यू एम क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द सर्फेस ऑफ मून, एंड डब्ल्यू ई इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो हो गया प्रूफ, वाह भाई, इजी प्रूफ था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो प्रूव हो चुका है। तो इसीलिए ये जो दो क्वेश्चंस है ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। बिकॉज अगर अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर आपने ये सीखा नहीं तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करने को मतलब आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज इस वाले क्वेश्चन का हाफ नहीं 90% पोर्शन ही क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं सीखा तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया, बस हमने इसको थोड़ा सा दिमाग लगाया इस जगह पर और हमारा आंसर मतलब हमने प्रूफ कर दिया। ओके, इसके बाद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये कैसा है भाई, दिखाता हूँ। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट under the influence of ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, अच्छा ग्रेविटी लिख देता हूँ भाई, इतना लंबा लिखने की मेरे पास पेशेंस नहीं है, ठीक है।
तो थोड़ा सा छोटे से ग्रेविटी लिख देता हूँ। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब ग्रेविटी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मतलब ग्रेविटी के वजह से किसी भी बॉडी के, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मोशन में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था भाई, भूल गया, भूलो मत, फिर से रिकैप कर देता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दोज इंटरवल्स में बी, उसी को हम कहते हैं क्या भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आर। तो अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने 3 इक्वेशंस तो ज़रूर पढ़े होंगे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या भाई, पहला मोशन था, पहला लॉ नहीं, पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ओके, और दूसरा सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, ये था कुछ इक्वेशंस। अभी जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स और अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, देन, तो मुझे बताओ कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है उसका मतलब क्या है भाई। तो आप बोलोगे कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है मतलब उस पर सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा होता है और एयर रेजिस्टेंस कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा होता। तो आपका आंसर ज़रूर 100% करेक्ट है। तो मुझे बताओ कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है या फिर ऐसे ही फॉल करता है तो उस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है स्मॉल जी। तो जहाँ पर, अच्छा और एक बात, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट है। क्या है भाई इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एक्सेलरेशंस होंगे मतलब जितने भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे होंगे उस बॉडी पर, कौन से बॉडी पर, फ्रीली फॉलिंग करता हुआ बॉडी पर, वो किसके साथ इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ इक्वल होगा, और जिसका वैल्यू कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखो कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होगा उसका जितना भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो जी के साथ इक्वल होगा और उसका वैल्यू होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों प्लस, बिकॉज ये रिटार्डेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। देखो अर्थ, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, और जी जो है मतलब इस बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसका वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ऑब्जेक्ट को खींच रहा है अर्थ और ऑब्जेक्ट आ भी रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कुछ भी ऑपोजिशन वाला कोई बात हुआ क्या यहाँ पर, मतलब कोई अपोज कर रहा है किसी के मोशन को, नहीं। ग्रेविटी खींच रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट चुपचाप आ रहा है, कोई बकवास नहीं कर रहा, मतलब कोई वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि नेगेटिव साइन का कोई यहाँ पर अता पता नहीं होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपोज नहीं कर रहा बल्कि इसको खींच रहा है और ऑब्जेक्ट भी चुपचाप आ रहा है। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो करेंगे मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अभी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है लेकिन अर्थ इसको इस तरफ खींच रहा है। तो अर्थ क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, या फिर बोल सकते हो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। इसका मोशन किस तरफ है, मोशन ऑफ द बॉडी इस दिस तरफ, लेकिन अर्थ इसको ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी इसको इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो अपोज हो रहा है, अपोजिशन।
तब भी ऑपोजिशन होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और देखो ऑब्जेक्ट पर क्या लागू हो रहा है, फोर्स, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा, एक्सर्ट, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सर्ट जी, लेकिन जी कितना होगा, माइनस जी। क्यों, बिकॉज इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन का ऑपोजिट है, इसलिए माइनस जी, मतलब क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये याद रखो। तो ए इक्वल टू जी, क्योंकि अभी बॉडी अर्थ की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देयर फॉर द इक्वेशंस आर, तो अभी जो इक्वेशंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आर पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। ओके, ए की जगह पर जी। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। ओके, जहाँ जहाँ पर ए था वहाँ वहाँ पर जी हो गया। ओके, इसके बाद बट व्हेन द बॉडी मूव्स upwards under the gravity, then acceleration equal to minus g equal to -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो अभी मैंने बोला कि अगर अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर बॉडी ऊपर जाता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, तब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा बॉडी पर, वो जितने भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे उसको माइनस जी कहेंगे, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वेल, ये इस चैप्टर का एंड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पर। नया टॉपिक नहीं, एक्चुअली नया टर्म है जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट, प्रेशर, जो भी कह सकते हो। थ्रस्ट, प्रेशर है, बायोएंसी है, बायोएंट फोर्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फ्लोटेशन है, डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है। ओके, तो अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं इस वीडियो को भी एंड ना करके थोड़ा सा थ्रस्ट और प्रेशर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड। ठीक है, मैं वीडियो का एंड अभी करना चाहता नहीं, बिकॉज अभी भी 33 मिनट्स है, मतलब अभी 33 मिनट्स ही हुए हैं, और मैं यूजुअली 40 मिनट्स के वीडियो, मतलब 35+ मिनट्स के वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इट इज़ ओके। सो फिर से वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर क्लास। नाउ व्हाट इज़ थ्रस्ट, एक नया टर्म है इस स्टैंडर्ड के लिए। प्रेशर तो हमने क्लास 8 में पढ़ा था। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज नथिंग बट ए फोर्स। नाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन ए बॉडी। परपेंडिकुलर समझते हो, 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब जिस जगह से इसको, जिस सरफेस से फोर्स दिया जा रहा है, उस सरफेस के 90 डिग्री पर, 90 डिग्री एंगल पर ये एक्ट करता है ये फोर्स। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन ही है, बिकॉज फोर्स है भाई, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, दैट इज कैपिटल N। ओके, थ्रस्ट, मान लीजिए हमने एक लिक्विड है। ओके, ये है कंटेनर, अच्छा कंटेनर का ओपन कंटेनर है, ये है पानी का लेवल। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, डिफरेंटिंग से करता हूँ, ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अर्थ का जो अर्थ नहीं, वाटर का जो सरफेस है, ठीक है, वाटर का सरफेस मतलब ये अभी सरफेस इन कांटेक्ट, पानी के किस, मतलब ये ऑब्जेक्ट के किस सरफेस से पानी लगा हुआ है, मतलब पानी से कांटेक्ट में है, तो ये वाला सरफेस,
ये वाला सरफेस जो है ये पानी के कांटेक्ट में है, तो ये वाला सरफेस जो है फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर, इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से, 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसी फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। और थ्रस्ट जो है वो फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं, फ्लूइड्स, ठीक है, सॉलिड नहीं, फ्लूइड्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर, प्रेशर तो पता है आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर मीन्स द फोर्स acting perpendicularly or acting perpendicularly on unit area of that surface of a surface is called pressure, on that surface। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर मतलब भी एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया मतलब मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसके इस वाले भाग पर अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इस वाले सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, ओके। तो प्रेशर क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री एंगल से, मान लीजिए कि एक सरफेस है ऐसा, इस सरफेस पर मतलब इस सरफेस पर 90 डिग्री एंगल से एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, और कुछ भाग पर होगा, मीन्स ऐसा ऐसा यूनिट एरिया पर होगा, ठीक है। एरिया मतलब तब समझ सकते हो, इस एरिया पर अगर होता है तो इस एरिया पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो फोर्स दिया हमने 90 डिग्री एंगल पर एक छोटे से एरिया पर या फिर बड़े से एरिया पर, ठीक है, और उस एरिया पर तब जाकर एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी को हम कहते हैं प्रेशर कहते हैं, जो इस सरफेस पर क्रिएट होता है, ठीक है। और ये क्रिएट कौन करता है, इस फोर्स की वजह से होता है। इसके बाद इफ़ F इक्वल टू फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस और A है एरिया ऑफ द सरफेस ऑन which force acts, देन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया, देन प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब F बाय A, ओके। और प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं है, इवन दो प्रेशर इज ऑल्सो ए फोर्स, लेकिन ये एक यूनिट एरिया पर एक्ट करता है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन नहीं है। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। पास्कल को PA लिखा जाता है, कैसे, बिकॉज फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो आई गेस कि इतना इनफ है आज के वीडियो के लिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अप थ्रस्ट, बायो एंड फोर्स, एक ही बात है दोनों, बायो एन सी, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को पढ़ेंगे, फिर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।